गुड इवनिंग। मैं भदौरिया सर और कुलदीप क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम संविधान की तीसरी क्लास लेकर आए हैं और जो बचे हुए आपके अधिनियम हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमारी 1858 के एक्ट तक चर्चा हो गई थी। आज जो हमारी चर्चा होगी वो हमारी 1862 के अधिनियम पर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि 1862 के अधिनियम में क्या प्रावधान रहे थे। तो सबसे पहले तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आया, वैसे ही भारत में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी होती है और भारत में एक डेमोक्रेटिक तरीके से सदस्यों को चुनकर उनको आगे ले जाने की बात कही गई, ठीक है। तो सबसे पहला जो 1861 का जो अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान आए हैं तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रावधान क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। जिस प्रकार से आप वर्तमान में देखते होंगे कि आर्टिकल 123 है ना, संविधान का आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार से 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान हो गया अध्यादेश। वर्तमान में पूछेगा तो आर्टिकल 123 में है किसको है? राष्ट्रपति को है, ठीक है। वर्तमान में किसको है? राष्ट्रपति को है। और उस समय किसको है? गवर्नर जनरल को है। इसके बाद अगला है, इस अधिनियम के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली का मतलब है मंत्रिमंडल व्यवस्था। देखिए भारत में पहली बार मंत्रिमंडल आ रहा है। इससे पहले भारत में मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं था। पहली बार भारत में मंत्रिमंडल आ रहा है। वर्तमान के संविधान में मंत्री परिषद की बात है लेकिन मंत्रिमंडल की बात नहीं थी, है ना। उसको आप केवल आर्टिकल 352 में देखेंगे। जब 1977 में अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का नाम डाला गया है। तो भारत में पोर्टफोलियो या मंत्रिमंडल की शुरुआत भी किस एक्ट से हो रही है? 1800 एक्ट के द्वारा हो रही है, ठीक है। वर्तमान में जो आप मंत्री सिस्टम देखेंगे वो कहां से लिया गया है? इसी 1861 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो क्या है? प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन को विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। यानी कि अब जो है ब्रिटेन की जो महारानी है वो भारत में पावर का डिसेंट्रलाइज कर रही है। यानी कि केंद्र को पावर अलग दे रही है और प्रांतों की विधायिका को पावर अलग दे रही है। जिस प्रकार से वर्तमान के यूनियन भारत में है या संघ भारत में है, यहां पर पावर बटी हुई है। राज्यों को पावर अलग मिली है, केंद्र को पावर अलग मिली है और ग्रामीण स्तर पर पावर अलग है। उसी प्रकार का एक प्रावधान जो है ब्रिटेन की महारानी लेकर आ रही है। क्या है? प्रांतीय विधायिका को पावर अलग और सेंट्रल में पावर अलग, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया? भंग। यानी कि 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया था। अब इस कंपनी को भी डिसमेंटल कर दिया गया, यानी कि औपचारिक रूप से भंग जो है कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 28 अप्रैल 1876 एक घोषणा हुई, इसे दिल्ली दरबार कहा गया। अब आप दिल्ली दरबार के बारे में बात करेंगे तो भारत में या ब्रिटिश सरकार ने 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया है। एक बार 1876 में लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन ने उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जिसमें ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक दिल्ली दरबार 1911 के आसपास हुआ था जिसमें जॉर्ज पंचम का नाम आता है। तो दिल्ली दरबार आयोजित किया ही इसलिए गया था कि ब्रिटेन की महारानी को भारत बुलाएंगे और उनकी ताजपोशी की जाएगी, ठीक है। तो उस समय कौन गवर्नर था, कौन वायसराय था? लॉर्ड लिटन। 1876 क्या डेट है? 1876 लॉर्ड लिटन जो है वायसराय हैं। इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसी दिल्ली दरबार में पैसा जो है बहुत ज्यादा खर्च किया गया, इसीलिए भारतीय समाचार पत्रों ने एक कोटेशन जारी किया जिस प्रकार से रोम में नीरो
जो वहां का सम्राट था, उस समय वो निश्चिंत होकर अपनी मौज मस्ती में शामिल था और उस समय इटली जो है वहां पर बहुत बुरी हालत थी। तो एक कोटेशन है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। इसी प्रकार की बातें भारतीय समाचार पत्रों में फैल गई कि लिटन पान जो है पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, इधर बंगाल में सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए इससे नाराज होकर बाद में लॉर्ड लिटन ने भारतीय अखबारों के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया, जिसके तहत ये कहा गया कि भारतीय भाषा के अखबारों को बंद किया जाएगा। इसीलिए ज्यादातर अखबार जो है बंद हो गए, केवल एक अखबार ऐसा है जिसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। वो क्या है वो आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला हमारा प्रावधान है भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी 61 के बाद फिर नया अधिनियम कब आ रहा है? 1892। और इस अधिनियम में जो है सबसे पहले भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की बात आ रही है। यानी अभी तक भारत में चुनाव नहीं हो रहा है, पहली बार भारत में चुनाव की बात आ रही है। और वो चुनाव प्रक्रिया कैसी है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। वर्तमान में भी क्या है? गुप्त मतदान प्रणाली है। ये कैसी है? अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ठीक है। तो पहली बार भारत में क्या आ रहा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। क्योंकि निर्वाचन प्रणाली आ गई है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मेंबरों को निर्वाचित करके लाया जाएगा। तो उसी व्यवस्था को कहा जाता है संसदीय व्यवस्था। यानी जहां पर जो है पार्लियामेंट में काम करने वाले, विधान परिषद में काम करने वाले, विधान मंडल में काम करने वाले जो है सांसदों को, विधायकों को जनता के द्वारा चुना जाए, उसी प्रकार की संस्था कहलाती है हमारी संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली व्यवस्था के क्या है? मेंबरों को चुना जाता रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो है केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और साथ ही भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी इससे पहले जो बजट पेश होता था वहां पर भारतीय सदस्यों को ना तो क्वेश्चन करने का अधिकार था, ना उन पर बहस करने का अधिकार था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा भारत में बजट पेश किया जा रहा था, लेकिन उस पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था कि वो किसी प्रकार की बहस कर सके या किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सके। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब भारतीय सदस्य भी बजट पर बहस कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथ में अब यहां पर मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल और केवल क्या है? बजट पर बहस करना है और प्रश्न पूछना है। इसके बाद जब अगला प्रावधान आएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारतीयों को मतदान करने का भी अधिकार जो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। पहला क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। दूसरा क्या है? संसदीय व्यवस्था। तीसरा क्या है? केंद्रीय विधान परिषद में अधिकारों में वृद्धि और साथ ही भारतीय मेंबर्स को जो है बजट पर बहस करने और उसमें जो क्या कहते हैं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार जो है नहीं दिया था, ठीक है। अगला जो हमारा अधिनियम है वो है चलिए कुछ गलती हुई है, ये 1919 का अधिनियम पहले आ गया है, अभी 1909 का अधिनियम आएगा। हाँ ठीक है, बस यहाँ पर एक डेट गलत हो गई है ना। वैसे ठीक है, केवल डेट की गलती है तो सुधार ली जाएगी, लेकिन ये 1909 है, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 1892 के अधिनियम से देश में जो देशों को, ठीक है, तो भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करने हेतु भारतीय सचिव मार्ले और वाइसराय मिंटे के नाम से 1909 का एक अधिनियम आया जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। समझिए बात को। 1892 के बाद क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 57 की क्रांति के बाद एकदम से अंग्रेजों को लगा कि भारत में वापस से कोई क्रांति ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक
षड्यंत्र के तहत कह लीजिए, किसी प्रकार से कह लीजिए कि एक पार्टी गठित करा दी, इसे कांग्रेस कहते हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहा गया इसको। बहुत सारे लोगों ने कहा ये कांग्रेस के दिमाग की जो है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की दिमाग की उपज है। तो 1885 से लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद भारत में मांगों की अधिकारता बढ़ गई। अब इधर कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस अनुनय विनय कर रही है, लेकिन उसी समय जो है जैसे ही 1900 की शुरुआत होती है, भारत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बंगाल विभाजन के कारण एक आग लगी, उस आग ने भारत में एकता पैदा कर दी और उसी एकता के कारण अंग्रेज जो हैं थोड़े से हिल गए और उन्हें 1919 का एक्ट लाना पड़ा। तो वही चीज आपको देखने को मिल रही है। 1892 के अधिनियम से जो दोष थे उनको दूर करने के लिए, साथ ही भारत में बढ़ते हुए जो है, भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करने हेतु भारत के सचिव मार्ले और वायसरॉय मिंटो के नाम से 1919 में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। पहला प्रावधान है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जिसमें क्या कहा गया, मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो है की जाएगी। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम था और पश्चिमी हिस्सा हिंदू था, इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए तुष्टीकरण की नीति की गई, जिसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों को अधिक लाभ दिया। इस लाभ के कारण क्या हुआ कि तुष्टीकरण की नीति क्रिएट हुई और मुसलमान और हिंदुओं के बीच में डिफरेंसेस आ गए। जो हिंदू और मुसलमान एक हो रहते थे, आज वो अलग अलग हो गए। मुसलमानों को अधिक लाभ मिलने की वजह से क्या है, उन्होंने अपना अलग रवैया अपना लिया। इधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग ने अपनी मांगे रख दी। उन्हीं मांगों के आधार पर 1909 के एक्ट में उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र और जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसके बाद अगला है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। यानी कि जो सांप्रदायिकता भारत में क्रिएट की वो किसने की, लॉर्ड मिंटो ने। अभी तक आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों में कोई डिफरेंस है या उनकी एकता अलग है। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन यही बाद में टू नेशन थ्योरी देंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति जो क्या है, सफल हो गई। सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दो माँ की दो आंखें हैं, सुंदर आंखें हैं। आज क्या हो रहा है, पूर्वी बंगाल मुसलमानों का हो गया, पश्चिम बंगाल हिंदुओं का होगा और वो आपस में ही लड़ने लगे। इसीलिए भारत में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 60 कर दी गई है। यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जहां पर पहले 12 हुआ करती थी, उसके बाद 16 हुई और 16 के बाद अब कितनी हो रही है, अब 18 हो गई है। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान है, पहला प्रावधान है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल और साथ ही मुसलमानों को पृथक मताधिकार। इसके बाद लॉर्ड मिंटो को भारत का सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों में शक्ति की वृद्धि की गई। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है, उनकी पावर में और क्या है, वृद्धि की गई, यानी कि और अधिक शक्तियां उनको जो है दी गई। इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो है भारतीय सदस्यों को बजट पर विवेचना करने, उस पर चर्चा करने, जो है पूरक प्रश्न पूछने और साथ ही मत देने का अधिकार मिल गया। इसमें आप आगे पढ़ेंगे मत देने का अधिकार, है ना। यानी कि 1892 में मत देने का अधिकार नहीं था, अब क्या मिल गया है, मत देने का अधिकार मिल गया है। ठीक है,
तो क्या हुआ, एक तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में शक्ति में वृद्धि की गई, साथ ही जो बजट भारत में पेश हो रहा था उस बजट पर विवेचना करना, बहस करना, प्रश्न पूछना और साथ ही मतदान करने का अधिकार मिल रहा है भारतीय सदस्यों को। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारी में पहली बार 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। यानी कि जो भारतीय परिषद या वायसराय की जो बॉडी थी जिसमें वायसराय और उसके कर्मचारी होते थे, उन कर्मचारी में पहली बार 2 भारतीयों को जोड़ा गया। अभी तक वायसराय कार्यकारिणी लंदन से नियुक्त होकर आ रही है, पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी में 2 मेंबर जोड़े गए। कौन कौन से, केसी गुप्ता और हमारे हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इन 2 मेंबरों को जोड़ा जा रहा है कहां पर, वायसराय की कार्यकारिणी में। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम पास हो जाने के बाद भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। 1911 में राजधानी चेंज होती है, 1913 में, ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं के कारण भारत में क्या हो रहा है, एक आंदोलन छिड़ गया, जन आंदोलन हो गया। बस उन्हीं जन आंदोलन को दबाने के लिए भारत में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर क्या किया गया, देखिए देखेंगे आगे। मॉन्टेग्यू कौन है, सचिव है, चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय है। कौन है, वायसराय है। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन है, सचिव है, और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यानी कि वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी घटनाओं से पहले से ही आगाह थे और उनको लग रहा था कि भारत को जब तक हम अधिकार नहीं देंगे वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन चलते रहेंगे। इसीलिए वो अधिनियम में कह रहे हैं कि हम भारत में सिस्टमैटिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे हम, एक समय आएगा कि आपको उत्तरदायी सरकार देकर चले जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे इसका नहीं बताया। इसीलिए स्पष्ट आपको दिखेगा क्या कह रहे हैं कि उत्तरदायी सरकार देंगे। यानी कि ये तो कह रहे हैं कि हम आपको उत्तरदायी सरकार दे देंगे, लेकिन कब देंगे इस बात की घोषणा नहीं है। यही कारण रहा कि भारत में क्रमिक आंदोलन बहुत ज्यादा आगे बढ़े। इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो क्या है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। यानी इससे पहले अंग्रेज कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। पहली बार क्रांतिकारी आंदोलनों की वजह से इतने सारे आंदोलन हुए, पहली बार कह रहे हैं कि ठीक है भैया हम भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, महिलाओं को मत देने का अधिकार। यानी भारतीय इतिहास में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1892 में पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल रहा है और 1919 के अधिनियम में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिखों पर भी लागू की गई। अभी तक मुसलमानों को दे रहे थे, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब सिखों को भी इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर क्या कर दिया है, निर्वाचन प्रणाली दी जा रही। यानी कि अभी तक तो मुसलमानों को बांटा गया था, अब वो सिखों को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में क्या है, लागू कर दिया। ठीक है, इसके बाद है केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था। यानी कि अभी तक केंद्र में केवल एक ही परिषद था, केंद्रीय परिषद, अब आ जाएगा विधान परिषद और राज्य परिषद। यानी कि वर्तमान का लोकसभा और विधान राज्यसभा, अभी तक केवल लोकसभा थी, अब क्या आ रही है, विधानसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई और केंद्रीय विधान परिषद में स्थान पर राज्य विधान परिषद तथा विधानसभा ने ले ली।
ये राज्य परिषद का मतलब होता है राज्यसभा और विधानसभा का मतलब होता है लोकसभा। वर्तमान की राज्यसभा और लोकसभा जो है की व्यवस्था हो गई। ठीक है, इसके बाद अगले जो हमारे प्रावधान है वो है, इस अधिनियम की विशेषता प्रांतों में उत्तरदायी शासन की थी। यानी कि अब उन्होंने प्रांतों में सरकार को छूट दे दी तो वो अपने हिसाब से अपने हितों के आधार पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अपने हितों के आधार पर क्या है, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम की विशेषता क्या है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है केंद्र का शासन अलग और राज्यों में शासन अलग। ठीक है, केंद्र में शासन अलग और राज्यों में शासन अलग, इसी को कहा गया है द्वैध शासन पद्धति। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, उसी प्रकार का द्वैध शासन यहां पर लागू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है, तो लियोनल कार्टेस जो है द्वैध शासन प्रणाली के जनक हैं। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा ली आयोग की रिपोर्ट पर, ली आयोग 1926, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, मतलब लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई थी। बाद में ली आयोग ने 1924 में रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के आधार 1926 में यूपीएससी नामक संस्था की स्थापना की गई। पहले इसका नाम अलग था, 1950 के बाद यूपीएससी हो गया। ठीक है, उधर पहले ईस्ट क्या कहते हैं, इंग्लैंड में आपको एग्जाम देने जाना पड़ता था, फिर हमने मांग की कि हमारे लिए भारत में ही एग्जाम की व्यवस्था की जाए, तो इसीलिए इस एक्ट के द्वारा ये बात कही गई हम भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। उसके लिए ली आयोग की स्थापना की गई और ली आयोग ने रिपोर्ट दी 1924 में और इसी आधार पर 1926 में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि इससे पहले तक एक ही बजट पूरे देश के लिए आ रहा था, अब क्या कर दिया, अब केंद्रीय बजट अलग हो गया और राज्यों का बजट आपका अलग हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके 1919 के अधिनियम के प्रावधान। ठीक है, इसके बाद है हमारा साइमन कमीशन आयोग या साइमन आयोग। साइमन आयोग की अगर हम बात करें कि साइमन आयोग भारत आया क्यों था, तो उसके दो कारण हैं। 1919 के अधिनियम के बाद यह कहा गया था कि हम भारत में जो कानून स्थापित कर रहे हैं, इन कानूनों की समीक्षा हर 10 साल में किया करेंगे। अब इस आधार पर तो उनको 1929 में आना चाहिए था, लेकिन भारत में हो रही क्रांतिकारी घटनाओं के कारण अंग्रेजी सरकार ने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को भेज दिया। अब ये साइमन कमीशन 1927 में गठित हो रहा है, अक्टूबर 1927 में, कहां पर, लंदन में, और इसमें 7 मेंबर हैं, 7 के 7 मेंबर अंग्रेज हैं। अब आप भारत में किसी कानून की समीक्षा करने आ रहे हैं तो उसके लिए आपको भारत के लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर आपको भारत में कानून की समीक्षा करनी है तो कम से कम भारत के पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोगों को इसमें जोड़िए, कम वो बताएंगे आपके भारत में जो कानून लागू है वो कानून सही तरीके से लागू हुआ है कि नहीं, कि 10 साल में इस कानूनों ने किस प्रकार से भारत में कार्य किया है। अब आप लंदन से ही 7 लोगों को लेकर आ रहे हैं, इनको भारत के बारे में जानकारी नहीं है, इनको भारत के कानून के इंप्लीमेंटेशन में जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से इंप्लीमेंट हुआ है, तो वो क्या रिपोर्ट देंगे। इसीलिए भारत में कमीशन का विरोध किया गया, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, क्योंकि सारे ही लोग अंग्रेज हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंच रहा है, वहां पर लाला लाजपत राय ने विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्हें लाठियां खानी पड़ी और उसी क्रम में जो है लाला लाजपत राय बीमार पड़े लाठियां खाने की वजह से और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, है ना। तो बस ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने कहा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले
1900 अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन करना था, लेकिन वो 10 वर्ष पश्चात ना होकर 2 वर्ष पहले ही कर दिया। ठीक है, तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है। उसमें 7 मेंबर लिए गए और सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी कारण से इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण से इसका विरोध भारत में हो रहा था। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, क्या नाम है? लॉर्ड बर्किनहेड, वो भारत के साइमन कमीशन की नियुक्ति कर रहे हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंच रहा है और मुंबई में इसके विरोध में बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। क्या चलाए गए? बहिष्कार आंदोलन। और इसी आंदोलन में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन वापस जाओ। और इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी, उन लाठियों से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की शरीर की, अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित तो होगी। ठीक है, ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दीजिए, यानी कि जो द्वैध शासन प्रांतों को दिया गया था वो उसी की समाप्ति की बात कर रहे हैं कि आप प्रांतों में द्वैध शासन नहीं दीजिए, केवल प्रांतों को स्वायत्ता दे दो कि वे खुद ही काम कर सकें। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें स्वायत्ता दी जाए। इसके अलावा राज्य में सरकारों का विस्तार किया जाए, यानी कि जो सरकारें अभी कंप्रेस हैं उनको बढ़ाकर और बड़ा कर दिया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना, यानी कि भारत में क्या है? यूनियन का निर्माण करना। ठीक है, भारत में यूनियन का निर्माण करना। इसके बाद क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी करना, यानी कि साइमन कमीशन कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होते रहने चाहिए, इनको बंद नहीं करना। अगर हम इनको बंद कर देंगे तो भारत में पुनः एकता आ जाएगी, इसके कारण से भारत एक हो जाएगा। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या है? जारी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन, यानी कि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, उसने कहा कि भारतीय लोग नहीं मान रहे हैं, उनको मनाने के लिए कुछ किया जाए, इसीलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें कहा भाई अगर आपको समस्याएं हैं तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी। इस कारण से तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या है? असफल हो गए। वो क्रम आगे पढ़ेंगे कि पहली गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया, तो भारत में आंदोलन हो रहा है, उधर ब्रिटेन की महारानी इंतजार कर रही हैं कि कांग्रेस आए गोलमेज सम्मेलन में और हमसे बात करे, समाधान निकालेंगे। कांग्रेस गई नहीं, इस कारण से गांधी जी की बातों को मान लिया गया। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन पहुंचे और वहां उन्हें अर्धनंगा फकीर कहकर पुकारा गया। कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसे अर्धनंगा फकीर कहा गया, तो महात्मा गांधी को। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, है ना, या फिर शायद फ्रांस मॉरिक का नाम आता है। तो ये थी आपकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।